हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 9 एसएसटी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, 9th के एसएसटी के अंदर अपन ने अभी तक 4 लेसन पढ़े, 2 लेसन पॉलिटिकल साइंस के और 2 लेसन ज्योग्राफी के। आज हम अपना 9th एसएसटी में हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी 4 बुक है, जिसमें से 2 बुक में से मैंने आपको 2-2 लेसन करवा दिए। आज अपन अपना इतिहास चालू करेंगे और अब उसके बाद अपन इकोनॉमिक्स पे जाएंगे। तो बच्चों, आपके इतिहास में जो पहला लेसन है वो है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति का इस पूरे लेसन के अंदर फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद फ्रांस के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, पूरा ही अपने इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। अब पहले तो ये बताओ बच्चों कि फ्रांस कहाँ पर है। अच्छा, उसके पहले अपन ये देखते हैं कि हमारा इंडिया कौन से महाद्वीप में। तो इंडिया हमारा एशिया महाद्वीप में। इसी प्रकार जो हमारा फ्रांस है वो कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। तो फ्रांस अपना यूरोप महाद्वीप में, और आज अपन फ्रांस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी। अच्छा बच्चों, क्रांति का अर्थ पता है आपको? क्रांति का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना और एक उग्र रूप से विरोध करना, है ना। तो फ्रांस में क्या हुआ था कि वहां पर जिस तरह हमारे भारत के अंदर भी क्रांतियां तो बहुत कुछ हुई है। काहे कि किसके खिलाफ क्रांतियां हुई थी? क्योंकि विदेशियों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया था, विदेशियों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था, इसलिए हमारे देश के अंदर भी कई क्रांति हुई। लेकिन फ्रांस में फ्रांस के जो राजा थे, जो निरंकुश राजा थे, उनके खिलाफ वहाँ के लोगों ने जो विद्रोह किया था, जो युद्ध किया, है ना, जो विचारों का जो धरने दिए, जो स्ट्राइक हुई, वो सारे फ्रांस की क्रांति के रूप में जानेंगे। अब ये फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी ये तो हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ कि फ्रांस के अंदर क्या हालात थे और क्या एक छोटी सी कहानी के रूप में कि फ्रांस के अंदर बच्चों किस प्रकार से क्रांति हुई। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि 1774 के अंदर 1774 में बुर्बो राजवंश का लुईस 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि 1774 के अंदर वहां पर राजतंत्र था। और जो लुईस 16 है ना, वहां पर जो नाम हमारे यहाँ के नाम से डिफरेंट है, तो आपको पता ही है, लुईस 13, लुईस 14, लुईस 15, लुईस 16। तो इस प्रकार बात चालू करते हैं अपन 1774 से कि बुर्बो राजवंश का लुईस 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। तो लुईस 16 के पहले लुईस 15 और जो लुईस 14 थे वो भी कैसे राजा थे? बहुत ही निरंकुश राजा थे। मतलब उनका तो ये था कि बस मैं ही राष्ट्र हूँ। लुईस 14 ने तो ये घोषणा भी की थी कि मैं ही राष्ट्र हूँ और बस मेरी ही पूजा कीजिए। तो बच्चों 1774 के अंदर बुर्बो राजवंश का लुईस 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, और लुईस 16 जो था वो मात्र 20 वर्ष की उम्र का था। अब आप समझ सकते हो कि 20 वर्ष के बच्चे में क्या अक्ल होती है, क्या वो देश को संभालेगा। एक वो निरंकुश था, विलासी अय्याश राजा था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोएतेन के साथ हुआ। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोएतेन बहुत ही खूबसूरत थी, और इसका जो फोटो है वो भी आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। तो जब जो 1774 के अंदर लुईस 16 जो 20 वर्ष का था, जो निरंकुश और बहुत ही विलासी अय्याश राजकुमार था, उसका विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ, और वो मात्र 20 वर्ष का था। और उस वक्त फ्रांस के अंदर 3 स्टेट चलते थे, है ना, 3 वर्ग चलते थे। सबसे जो अमीर थे वो पादरी, फिर एक था सामंत या जमींदार, और तीसरा था जन सामान्य का वर्ग। तो इसके बारे में मैं अभी और भी विस्तृत बताऊंगी, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि 1774 के अंदर फ्रांस के अंदर 3 तरह के लोग थे, जिनको अपन कहते हैं 3 स्टेट। पहला पादरी वर्ग था, दूसरा सामंती वर्ग था, और तीसरा जन सामान्य का वर्ग था। ऐसे में ही 5 मई 1774 को नए कर लगा दिए। जुलाई 1774 के अंदर ही ये सब कुछ चल रहा था, ऐसे में ही कुछ नए कर और लगा दिए गए। वहां पर ऑलरेडी जो लोगों को बहुत कर देना पड़ते थे, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो कर थे वो पादरी और सामंतियों को नहीं देने पड़ते थे, मात्र जन सामान्य, जिसमें डॉक्टर, वकील, अध्यापक और किसान, बड़े किसान, छोटे किसान, व्यवसायी और भूमिहीन किसान थे, उन्हीं लोगों को कर देना पड़ता था। और जो पादरी और सामंती तो बहुत कम संख्या थी उनकी, मात्र 1-2% लोग थे, लेकिन बाकी जो जन सामान्य थे उनकी संख्या ज्यादा थी। जो गरीब थे लेकिन उनको ही कर बच्चों ज्यादा देने पड़ते थे। ऐसे में 14 जुलाई 1789 मतलब 1789 1789 की सुबह जो पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो पेरिस के अंदर बहुत ही डर और आतंक का माहौल था। क्यों डर और आतंक का माहौल था?
क्योंकि लोग पहले से ही डरे हुए थे, स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। राजा को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण था, राजा अपनी मनमानी करता था। राजा ने जो नियम लगा दिए, जो कर लगा दिए, वो लोगों को मानने ही पड़ते थे, मंत्रियों का कुछ नहीं हो सकता था। ऐसे में एक अफवाह आई, क्योंकि उस वक्त क्या किया था, उस दिन राजा ने सेनाओं को नगर में भेज दिया था। तो लोगों के पास एक ऐसी अफवाह थी कि जो सेना है वो जन सामान्य के ऊपर गोलीबारी करने के लिए आई है। तो वहाँ पर 17 जुलाई 1789 की मॉर्निंग के अंदर बहुत ही डर, आतंक और खौफ का माहौल था, क्योंकि लोग डरे हुए थे। तो ऐसे में लोगों ने क्या करा, वहाँ के जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनके महिला और पुरुष, मेल और फीमेल, सब ने जो टाउन हॉल था उसके बाहर एक मीटिंग रखी। टाउन हॉल के बाहर वो 7,000 लोग लगभग वहाँ पर एकत्र हुए, क्योंकि राजा ने सेना को नगर में भेज दिया था और ऐसी अफवाह या रूमर थी कि वो गोलीबारी करेंगे। तो अब क्या किया जाए, ये सोच करके 14 जुलाई 1789 के अंदर जो थर्ड स्टेट के लोग अप्रोक्स 7,000 लोग, जिसमें मेल फीमेल सभी थे, उन्होंने टाउन हॉल के बाहर सब लोग एकत्र हो गए। और फिर वो वहाँ से कहाँ चले, बोस्टेल के किले। बच्चों, जो बोस्टेल का एक किला था वो सरकारी किला था, जिसके अंदर एक जेल थी जिसमें सरकारी कैदियों को रखा जाता है। तो लोगों को ऐसी आशंका थी, क्योंकि राजा ने, जो लुईस 16 ने क्या किया था, सेना भेज दी थी और सेना के पास हथियार थे। तो उनका सामना करने के लिए लोगों को भी हथियार की आवश्यकता थी। तो उनको ऐसा मानना था कि जो अपना बास्टेल का जो किला है, वहाँ के ऊपर क्या बहुत अधिक गोला बारूद और वहाँ पर बहुत अधिक हथियार है। तो लोगों ने क्या किया कि उसकी तरफ कूच किया, उसके ऊपर धावा बोल दिया कि ताकि वहाँ से अपन गोला बारूद और हथियार ले लेंगे, और उस किले के ऊपर आक्रमण करके उस किले को तोड़ दिया और वहाँ की जेल को भी तोड़ दिया। और ऐसा माना जाता है कि उस वक्त उस जेल में 7 कैदी थे, तो वो 7 कैदी भी बिल्कुल फ्री हो गए। अब लोगों को वहाँ पे हथियार, गोला बारूद मिला न मिला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिली। और वहाँ का जो अधीक्षक था, जो मैनेजर था, उसको भी लोगों ने मार दिया। फिर क्या किया कि वहाँ से हथियार, गोला बारूद लेकर के वहाँ उनको जो भी सामान मिला उसको मार्केट में बेच दिया। और मार्केट में किन लोगों ने इसको खरीदा, उन लोगों ने खरीदा जिसको इनकी वैल्यू थी, मतलब उन्होंने एज ए एंटिक पीस के रूप में इनको लिया, कि ताकि इनके पास एक इस चीज़ का सबूत रहेगा कि इस वक्त 14 जुलाई 1789 के अंदर 89 के अंदर फ्रांस के अंदर इस प्रकार से बोस्टेल के किले के ऊपर जन सामान्य ने आक्रमण किया था। और उन चीज़ों को उन्होंने अवेयरनेस के हिसाब से, बाद में अच्छी वैल्यू आएगी उस हिसाब से उन लोगों ने उस अवशेषों को खरीद लिया। अब जब बोस्टेल के ऊपर हमला हुआ तो बच्चों एक दिन की तो बात होती नहीं है, फिर इस तरह कई दिनों तक इस तरह संघर्ष चलता रहा। और लास्टली 1791 में 1751, मतलब जो कहानी 1774 में अत्याचार से प्रारंभ हुई थी, 1779 के अंदर जिसका विरोध का पहला दिन था, यानी अंदर अंदर विरोध तो चल रहा था, लेकिन 1789 के अंदर पहली बार विरोध हुआ था। और वो विरोध कब जाके खत्म हुआ, 1791 के अंदर जाके ये संघर्ष ठहरा, क्योंकि उस वक्त इन थर्ड स्टेट की बहुत सारी बातों को मान लिया गया और संविधान लागू हो गया। और फिर आगे जाकर 1 साल बाद 1792 में राजतंत्र पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। तो बच्चों, ये तो मैंने फ्रांस की क्रांति की मोटी मोटी बातों को बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको बता दिया, ताकि आपके दिमाग में कहानी बन जाए। अब हम आते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, ये जो सारी घटना घटी उसके पीछे क्या कारण थे, इसके ऊपर आते हैं। तो इसके कारणों को मैंने 4 या 3 भागों में समझ लो इसको बांट दिया है, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, और जिसको तात्कालिक कारण और आर्थिक कारण, मैंने उनको साथ में ले लिया है। अब अपन देखते हैं कि राजनीतिक कारण, ऐसे क्या राजनीति स्थिति उस वक्त हो गई थी कि लोगों को इतना विरोध करना पड़ा, इतनी क्रांति करनी पड़ी। तो उसको मैंने बहुत शॉर्ट में, बच्चों में एक बात आपको बार बार कहती हूँ कि मैंने, जैसे इतिहास तो बहुत बड़ा है, समुद्र है, लेकिन मैंने 9th के SST को इतना शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में कर दिया है कि मैं जितनी बातें बोलती हूँ और लिखती हूँ वो तो आपको याद करनी और लिखनी ही है। तो राजनीतिक कारण के अंदर अपन देखेंगे कि क्या हुआ था कि जो राजा था वहाँ का वो बहुत विलासी और अय्याश था, और उसका वो क्या, जब पहले क्या करता था, वो अपनी माँ की बातों में आता था, उसकी माँ जैसे करती थी वैसे ही करता था। लेकिन विवाह के बाद किससे से का विवाह हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एथेन के साथ इसका विवाह हुआ था। तो विवाह के बाद वो अपनी पत्नी के कहे अनुसार चलता था और बहुत अय्याशी था। उसका जो राजमहल था उसके ऊपर भी फिजूल खर्च बहुत अधिक था, जिसकी वजह से सारा खजाना भी खाली हो गया था। क्यों? क्योंकि उसको लोगों की कोई चिंता नहीं थी, वो निरंकुश था।
और मनमानी करता था, उसको लोगों के हितों की कोई चिंता नहीं थी। तो विलासी, अयोग्य व निरंकुश था। और उस वक्त बच्चों फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत अधिक युद्ध हुए थे। तो इसका जो ब्रिटेन के साथ कई बार युद्ध हो चुका था। तो अपन जानते हैं युद्ध के अंदर जन और धन और दोनों की हानि होती है, तो कई सारे लोग मर भी गए थे, जिससे भी लोग असंतुष्ट थे, और साथ में राजकोष भी खाली हो चुका था। ऐसे में उसने क्या करा था, उसको ये था कि उसने अमेरिका की मदद करी थी। क्यों? क्योंकि उसको अमेरिका से एक लालच था कि वो मुझे ब्रिटेन के अंदर मेरे जो फ्रांसीसी लोग जो वहाँ पर कैद हैं उसको छुड़ाने के अंदर अमेरिका मेरी हेल्प करेगा। तो खुद के पास तो पैसा नहीं है, खुद का खजाना खाली है, उस खाली खजाने के साथ भी उसने अमेरिका की मदद कर दी, जिसकी वजह से अपने जो भारत के ऊपर पहले से 2 अरब लिब्रे, लिब्रे क्या है बच्चों? फ्रांस की करेंसी। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया, ऐसे फ्रांस की करेंसी है लिब्रे। तो फ्रांस के ऊपर 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से था, और क्योंकि उसने अमेरिका की भी हेल्प करी तो 10 अरब लिब्रे और कर्ज हो गया। इस प्रकार उसके ऊपर 12 अरब लिब्रे का कर्जा हो गया। और इतना जैसे से कर्जा बढ़ा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा, और लगभग 10% इंटरेस्ट उसको देना पड़ रहा था। तो बच्चों क्या हो रहा था कि राजा आलसी, राजा निरंकुश था, विलासी था, उसने अपने महल के ऊपर बहुत अधिक फिजूल खर्ची कर रखी थी, उसको लोगों की कोई चिंता नहीं थी, उसका ब्रिटेन के साथ बहुत अधिक बार युद्ध हो चुका था, जिससे उसका राजकोष भी खाली हो चुका था। और ऐसे में उसकी जो राजकुमारी थी, जो जिसका नाम है एथेन, उसका साथ भी उसने क्या कर रखा था, उसकी कहने के अनुसार चल रहा था। तो इन सब ऐसी स्थिति आ गई थी कि बहुत अधिक कर्जे में फ्रांस डूब गया था, राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया था। ऐसे के अंदर जो लोग बहुत अधिक असंतुष्ट हो गए थे, और लोगों की जो क्रांति हो रही थी उसका एक कारण ये भी हो गया था। अब हम आते हैं सामाजिक कारण के ऊपर। अब हम कौन से कारण के ऊपर आते हैं? सामाजिक कारण। तो बच्चों किसी भी देश के समाज को देख करके हम वहाँ की स्थिति का पता लगा सकते हैं। कोई देश का समाज कैसा है तो उसको हम देख करके अच्छे से पता लगा सकते हैं कि उस देश की क्या स्थिति होगी। तो जब अपन सामाजिक कारणों की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उस वक्त समाज में क्या व्यवस्था थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रांस के अंदर समाज में 3 वर्ग थे, जिनको स्टेट कहते हैं। प्रथम स्टेट के अंदर पादरी थे, सेकेंड स्टेट के अंदर सामंती और जमींदार थे, और तीसरे स्टेट के अंदर वकील, अध्यापक, डॉक्टर, किसान, मजदूर, भूमिहीन किसान, ये सब थे। अब बच्चों यहाँ पर एक बात और है कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो गरीब थे, लेकिन सभी लोग उसमें गरीब नहीं थे। थर्ड स्टेट के अंदर भी 3 वर्ग थे। कुछ अधिक पैसे वाले थे जो समृद्ध थे, पढ़े लिखे थे, जो कि व्यवसायी वर्ग था। फिर थोड़े कम पैसे वाले, जिसके अंदर अपन वकील, अध्यापक और डॉक्टर वगैरह को लेते हैं। और एक और जो सबसे निम्न वर्ग था, जो भूमिहीन किसान और मजदूरों का था, जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो जब 1789 के अंदर ये जो सामाजिक कारण थे कि हमारी वहाँ और क्रांति क्यों हुई, तो 74 से 89 के बीच की अपन ये सारी बातें पढ़ रहे कि वहाँ पर क्या था, 3 तरह के अंदर वर्ग जो लोग थे वो 3 वर्गों में थे। और बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पादरी और सामंती जमींदार थे उनकी संख्या बहुत कम थी, और वो धनी थे और संपन्न थे, लेकिन इनकी जो संख्या है, जो थर्ड स्टेट है, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अब पादरी और सामंती को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा ही टैक्स कौन देता था? ये व्यवसायी, वकील, भूमिहीन किसान और मजदूर, जो गरीब लोग थे, उनको सभी तरह के टैक्स देने पड़ते थे। और बच्चों उस वक्त टैक्स भी 2 तरह के थे, एक प्रत्यक्ष कर था और एक अप्रत्यक्ष कर था, जो कि पादरी और सामंती ने प्रथम स्टेट और सेकेंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब जो सेकेंड स्टेट को जो थे सामंती और जमींदार, उनको एक विशेष अधिकार क्या था कि वो तीसरे स्टेट के लोगों के ऊपर कर लगा भी सकते थे और करों की वसूली भी करते थे, और साथ में उनका अपना काम कम कीमत के ऊपर, कम वेजेस मतलब कम मजदूरी के ऊपर इन मजदूरों से काम कराते थे, और किसानों को भी उनके अनाज का पैसा पूरा नहीं देते थे। कौन? ये सेकेंड, जो कि सामंती और जमींदार थे। तो यहाँ पर अपन को ये बात नोट करनी है कि जहाँ पर समाज में 3 वर्ग थे, प्रथम दोनों वर्गों को सभी तरह के करों से मुक्त थे, जबकि वो धनी थे, उनकी संख्या भी बहुत कम थी। और जो थर्ड वर्ग था, जिनकी संख्या अधिक थी, जो गरीब थे, तो उन्हीं को सारे टैक्स देने पड़ते थे। और यहाँ पर 2 तरह के टैक्स की मैंने अभी बात करी आपको, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष के अंदर टाइट, उसका नाम था टाइट, और प्रत्यक्ष कर का नाम था टाई।
तो आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि टाइल और टाइट कर क्या है। तो टाइट का मतलब था अप्रत्यक्ष कर, जिसमें धार्मिक कर्म और वस्तुओं के ऊपर कर आते थे। तो यहाँ पर उनको कर तो देना ही पड़ता था, लेकिन चर्च के द्वारा एक अन्य धार्मिक कर भी लगाया गया था जो इन जन सामान्य को देना पड़ता था, जिसको अपन कहेंगे टाइट। और दूसरा होता है टाइल, जो कि राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष कर भी इनके ऊपर लगा रखा था। ऐसे के अंदर सरकार क्या कर रही थी, उनके ऊपर और भी नए नए टैक्स लगा रही थी। मंत्री को कोई हटा नहीं सकता था। बिल पास करने का अधिकार केवल राजा के पास होता था। और पढ़े लिखे लोगों के द्वारा भी ऐसे समय में जागृति हुई, क्योंकि जहाँ पर इतना सब कुछ चल रहा था, तो ऐसे में जो कुछ लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने वाद विवाद के द्वारा, तर्कों के द्वारा और अपने लेख या निबंध के द्वारा, मतलब जिसको अपन कहते हैं अपनी, उन्होंने आर्टिकल्स वगैरह डाले, जिसको पढ़ करके भी लोगों में चेतना आई कि अभी जो व्यवस्था चल रही है वो बिल्कुल गलत चल रही है। हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सभी को वोट देने का भी समान अधिकार नहीं है। क्योंकि जब भी कोई बिल पास करना होता था तो वैसे तो राजा मनमानी करता था, और यदि इसके अंदर वोट देने की बात थी तो एक वोट पादरियों से जाता था, एक वोट सेकंड स्टेट से जाता था, लेकिन थर्ड स्टेट का इसमें कहीं भी कोई योगदान नहीं था। जबकि थर्ड स्टेट क्या चाहती थी कि यहाँ पर सभी को समान अधिकार मिले, हमको स्वतंत्रता मिले, हमको आज़ादी मिले। जो कर की बात है तो सभी वर्गों के ऊपर कर लगे और सभी के वोट का समान वैल्यू हो, मतलब हर किसी को वोट देने मिले और प्रत्येक वोट की समान वैल्यू हो। तो ये सारे सामाजिक कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई कि जो राजा निरंकुश है, लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, प्रथम दोनों स्टेट को कोई कर नहीं देना है, सारे कर तृतीय स्टेट को देने, और जबकि वो गरीब हैं फिर भी और टैक्स उनको देने। जो सामंती और जमींदार थे वो इन थर्ड स्टेट से करों की वसूली भी करते थे, नए नए कर भी लगाते थे और कम पैसों के अंदर उनसे मजदूरी भी करवाते थे। तो ये सारे कारण, अभी तक अपन ने दो कारण पढ़ लिए, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण। अब बात आते हैं आर्थिक कारण, और उसके साथ साथ हम तात्कालीन भी परिस्थितियों के बारे में देखेंगे। क्योंकि बच्चों कोई भी क्रांति होती है तो एक दिन की क्रांति नहीं होती, वो कुछ वर्षों से जब लोग परेशान होते हैं तो धीरे धीरे क्रांति का सूत्रपात होता है। तो कई सारे कारण होते हैं, जो कुछ तो पहले की कोई वजह होती है और कुछ ऐसी बात होती है कि तत्काल में कोई ऐसी बात घट जाती है कि फिर वो पेशेंस खत्म हो जाता है और क्रांति स्टार्ट हो जाती है। तो अपन आर्थिक कारण में देखेंगे कि क्योंकि राजा भी निरंकुश था, सारी व्यवस्थाएं भी खराब थी, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो बहुत अधिक गरीब हो चुके थे, उनके ऊपर जीविका संकट आ गया था, यानी जीने का तक संकट आ गया था। उनको रोटी, जो मतलब अनाज तक भी अच्छे से नहीं मिल रहा था, वो भूख मरी आ रही थी, 2 वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उस वक्त जो वहाँ का जो रोटी जो पाव जो था वो भी उनको नसीब नहीं हो रहा था, और उनकी भी कीमतें, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि मांग बढ़ गई थी। और मांग बढ़ने का एक कारण था कि जो जहाँ की जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। 1789 के अंदर लगभग 2 करोड़ जनसंख्या हो चुकी थी, और इतनी अधिक जनसंख्या के लिए अनाज कम पड़ गया था। तो बच्चों इकोनॉमिक्स अपन पढ़ते हैं कि मांग बढ़ गई थी और पूर्ति बढ़ नहीं रही थी, तो क्या होगी, कीमतें बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और क्योंकि ये तो बहुत गरीब थे, तो गरीब इतने महंगे अनाज को वो खरीद नहीं पा रहे थे, तो ऐसे में इनके ऊपर 2 वक्त का खाना भी उनको नसीब नहीं हो रहा था। इसके बाद ऐसे में वहाँ पर किसी साल सूखा पड़ जाना, बारिश का ना होना, किसी वक्त तो ओलावृष्टि हो जाना, जिससे जो थोड़ी बहुत फसल होती थी बच्चों, वो भी फसल नहीं हो रही थी। तो ऐसे के अंदर वो लोग बहुत अधिक परेशान हो चुके थे। और जहाँ पर वर्साय का जो महल, यानी जो राजा का जो महल था, जब लोगों को तो खाने का बांधे, लेकिन जो वर्साय का जो महल है उसके ऊपर बहुत अधिक फिजूल खर्ची भी हो रही थी, जिससे लोग अंदर से बहुत आक्रोशित हो गए थे। क्योंकि जब बच्चों हमको तो खाना नहीं मिल रहा है, हमको हमारी मेहनत की मजदूरी नहीं मिल रही है, हमको कई सारे टैक्स देने पड़ रहे हैं, और ऐसे में राजा महल में ऐशो आराम से रह रहा है, उसके महल पर अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं। और ऐसे में ही 5 मई 1789 को एक नए कर भी लगा दिए राजा ने। तो ऐसे के अंदर, और जब वहाँ पर जब कोई बिल पारित होने की बात थी, तो उसके अंदर भी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को तो फिर भी कुछ प्रतिनिधि जो थे उनके 300 उनको तो मत देने का फिर भी अधिकार था, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों का कोई वोट की कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो ऐसे में उनको ये था कि हम सभी को वोट देने का अधिकार मिले, लेकिन वो भी उस वक्त नहीं मिल रहा था। तो ये सब चल ही रहा था, और उसके अंदर एक जो वहाँ पर एक मीटिंग हुई, उस जो एक गोल मेज के ऊपर वो एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे 300 उनको तो बैठने के लिए कुर्सियां दी गई थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे
जो 600 लोग थे वो इनके पीछे उनको खड़ा रखा गया था। तो ऐसे के अंदर जहाँ पहले से ही गरीब थे, खाने पीने के वांदे थे, बहुत अधिक असंतुष्ट थे, ऐसे में उनकी असंतुष्टि बहुत अधिक बढ़ गई और एक क्रांति का सूत्रपात हुआ। और इस प्रकार 14 जुलाई 1789 को इन्होंने क्या कर दिया, पेरिस नगर में 7000 लोग मेल और फीमेल ने टाउन हॉल के बाहर एकत्रित हो गए और ऐसे के अंदर उन्होंने बोस्टल के किले पर हमला बोल दिया और जेल तोड़ करके और वहाँ के अधीक्षक को भी मार दिया और सारे अवशेष को बेच दिया। और इस प्रकार कई दिनों तक संघर्ष चला और 1791 के अंदर संविधान बन गया। और संविधान के अंदर बहुत सारी बातें जिसका अपना और भी आगे अध्ययन करेंगे। और एक साल के बाद 1792 के अंदर राजतंत्र पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो अभी इसके बारे में अपन और भी पढ़ेंगे कि जब नया संविधान हुआ तो क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस की क्या राजनीतिक दशा थी, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक दशा तो अपन देख ही चुके। ये सब फ्रांस की क्रांति के पूर्व की दशा थी, इसीलिए फ्रांस की क्रांति का सूत्रपात हुआ। और 14 जुलाई 1789 को ये जो क्रांति प्रारंभ हुई और लगभग 2 साल तक चलने के बाद 3 साल तक चलने के बाद 91 के अंदर क्या हो गया, संविधान की घोषणा हो गई। तो यहाँ पर अपन ने यह पढ़ लिया कि क्रांति क्यों हुई थी और क्रांति के कारण और क्रांति के पहले की सारी स्थिति देख ली। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर अपन देखेंगे कि क्रांति के बाद क्या हुआ, कौन राजा बना, फिर वहाँ की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बच्चों किस प्रकार से परिवर्तन आया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप अपना ये इतिहास चालू हो गया है, इसकी भी अपनी नोटबुक के अंदर इसके भी नोट्स बना लीजिए, इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैंने सारी बातें बहुत सूक्ष्म रूप में लिख दी है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो। साथ में आपके एनसीईआरटी की बुक भी अपने साथ में रखिए ताकि आपको इसके अंदर बहुत सारे कार्टून भी है। एक कार्टून की मैं बात कहना रह गई कि इसके अंदर एक चित्र बना हुआ है आपके अंदर कि यहाँ पर एक मकड़ा और मक्खी की कहानी है, जिसमें मकड़ा तो अपने सामंती को कहा है कि यहाँ पर एक सामंती बैठा है और यहाँ पर एक जो जन सामान्य लोग बैठा है। तो इसको मकड़ा और इसको मक्खी कहा है क्योंकि मक्खी इसको कहीं प्रलोभन दे रहा है, कहीं गिफ्ट उपहार दे रहा है, इसके लिए बहुत भी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी इस मकड़ा यानी सामंती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वो इसका शोषण करे जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको अपनी बुक भी खुली रखनी है ताकि बुक के अंदर जो चीज़ है वो भी आप देखते रहेंगे, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको भी देखिए और साथ में अपने नोट्स भी बनाइए और मेरी वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, बीच बीच में पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए ताकि आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नई बातों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।